वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक यूनिट थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर दोनों ही तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स का प्रॉफिट मिल पाए। करें डिस्कस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड राइट इट्स डायमेंशन। इसी में एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिस्कस करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके डायमेंशन बताना है। 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड पे। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? बेसिकली जनरेट होता है मैग्नेट से या फिर मैग्नेटिक मटेरियल से। क्या जानते हो आप? मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, एन और एस, पता है ना। इस मैग्नेट के अराउंड जो एरिया है, इस मैग्नेट के अराउंड क्या है, एरिया है। इस एरिया में यदि मैं अदर मैग्नेट को लाऊं या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को लाऊं, अदर मैग्नेट को लाऊं या फिर मैं मैग्नेटिक मटेरियल को लाऊं, तो वो यहाँ पर अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे एक फोर्स लगता है जो कि इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या फिर इस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो एरिया है ये ही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो बेसिकली किसी भी एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें हम किसी अदर मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर मैग्नेट को लेकर आए तो वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता हो, उस एरिया को ही हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वेक्टर फील्ड होता है, ध्यान रखना, वेक्टर फील्ड है ये। क्या है ये? वेक्टर फील्ड है। और एक मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का ध्यान रखना। मैग्नेट के अंदर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर बात करें तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होता है वो होता है एन टू एस। ठीक है, आउटवर्ड में एन टू एस, और इनसाइड जो डायरेक्शन होता है मैग्नेट में वो एस टू एन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ठीक है, सो आप इसको लिखो, an area around a magnet and materials that behave like a magnet where there a force that will be attract some metals towards it। या वो किसी मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर किसी एक मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है। आउटसाइड देख लेना एन टू एस, यहाँ पे देख लो ये एन टू एस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट हम आगे और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट या फिर मूविंग चार्ज या फिर चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जानते हो ना, ये तो एक स्टैटिक चार्ज होता है। ठीक है, और एक मूविंग चार्ज होता है, दोनों में डिफरेंस पता है ना। स्टैटिक चार्ज तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। दैट इज क्लियर। And the force acting on a moving charge by magnetic field is always perpendicular to the velocity of charge. So work done by the magnetic force is zero. और इनसाइड का भी ये डायग्राम देख लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आउटसाइड तो एन टू एस है और इनसाइड एस टू एन है। ठीक है, लिखा भी है इनसाइड एस टू एन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बढ़े आगे। ओके, सो नाउ magnetic field is a vector field। ठीक है, and the direction of magnetic field produced by magnet is determined with the help of magnetic lines of the force। आगे बढ़े, देखो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। किसी भी एक वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो है मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको इसका कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। हाउ? जैसे वायर है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, एक करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, वायर को राइट हैंड से इस तरह से इसको होल्ड करना है कि जो थंब रहे वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, चलो मैं आपको यूज में लेके बता देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ठीक है, अब इसमें करंट ऊपर है तो मैं इसको इस तरह से होल्ड करूंगी कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है, ये कर्ल ऑफ फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इसके अपोजिट यदि सेकंड वाले वायर की बात करें, नीचे की तरफ है तो मैं इसको इस तरह से होल्ड करूंगी ना, क्योंकि थंब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से होल्ड करूंगी तो देखो करंट का डायरेक्शन नीचे हो, थंब तो इस तरह से जो कर्ल है, कर्ल ऑफ फिंगर वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स होता क्या है, मूविंग चार्ज की वजह से, मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। क्यू वी क्रॉस बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू ये कैसे निकालिए, इसको भी हमने यहाँ पे बताया है। देखो, लोरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग टेस्ट चार्ज, ध्यान रखना मूविंग है ना, मूविंग टेस्ट चार्ज टू नोट बाय मैग्नेटिक फील्ड इज प्रिपोर्शनल टू दैट चार्ज, मतलब दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रिपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एफ इज डायरेक्टली प्रिपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज, उसके ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो F is directly proportional to Q, F is directly proportional to V sin theta and F is directly proportional to magnetic field B, ठीक है। इन तीनों को साथ लिखते हैं तो F इक्वल टू आता है आपका पास Q V B sin थीटा, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं Q V क्रॉस B। ओके, Q sin थीटा है तो उसको हम V क्रॉस B यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू Q नॉट V क्रॉस B, this is the value of force and the direction of magnetic force is always perpendicular to the plane containing velocity of charge V and magnetic field. If the theta will be the angle between V and B, then the magnitude F equal to Q naught V B sin theta, ठीक है। अब हम बात करें बेटा, थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है, पाई बाई 2 ना। तो आपके पास F की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम साइन पाई बाई 2, इट मीन साइन पाई बाई 2 मतलब 1। तो बेटा हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्यू वी बी साइन 90 कितना हो जाएगा 1, मतलब दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इफ थीटा इक्वल टू 0 तो साइन जीरो जीरो होता है, दैट टाइम आपके फोर्स पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0, इट मीन दिस इज मिनिमम फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी मिनिमम इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो लॉरेंस फोर्स यदि 2 मार्क्स में आता है तो इट्स एन सफिशिएंट कि एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है और यहाँ पे हम क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, एफ मैग्नीट्यूड को। नाउ थीटा की वैल्यू पुट कर देना, थीटा 90 और थीटा 0, तो दोनों पे आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। आई होप सो लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किट लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पूरे ही चैप्टर में 2 ही लॉ यहाँ पर हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, विच इज द बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ एंड सेकंड इज द एम्पियर्स लॉ, ठीक है। इस चैप्टर में बायो सावर्ट लॉ एम्पियर्स लॉ दोनों के एप्लीकेशन पार्ट भी है, तो लॉन्ग आंसर टाइप यहाँ से आता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या कहाँ से बनेगा, इसके एप्लीकेशन पार्ट से बनेगा, ठीक है। बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बाय यूजिंग द बायो सावर्ट लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ इसमें एक वेक्टर पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट आता है। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट इस कंप्लीट चैप्टर को कवर अप कर देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं है, अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो एम्पियर सर्किट लॉ से क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किट लॉ। सेकंड है व्हाट इज एम्पियर लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंशियल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट आंसर टाइप में आता है और कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो एम्पियर लॉ है क्या, बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोज लूप की, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज लूप ले रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रेशन मतलब डॉट डी है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ या अलोंग एन क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ permeability of free space and sum of the total current enclosed in this loop। ध्यान रखना है इस लूप से पास होना चाहिए। यदि मैंने एक और यहाँ पे करंट इस तरह से बनाया तो आप इसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है। सिमिलरली एक और करंट इधर से भी गया बट ये इससे जा रहा है I6, तो आप इसके अंदर इसी को काउंट करोगे, मतलब जो जो करंट इस लूप से पास हो रहा है उसका सम करना है। तो इस डायग्राम में बात करूं करंट आ रहा है, करंट आ रहा है मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 भी इसमें से लूप में से निकल रहा है, I4 भी लूप में से निकल रहा है, I5 भी लूप में से निकल रहा है, और यदि आप I6 भी ड्रॉ कर रहे हो तो प्लस I6 भी लिखोगे। तो इस तरह से इस क्लोज लूप से जो जो करंट पास हो रही है उसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो एम्पियर का बहुत ही इजी सा लॉ है कि द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड सम ऑफ करंट इनक्लोज बाय दिस क्लोज पाथ, ठीक है। दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ। आगे बढ़े, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे क्लोज पाथ के लिए हमने यहाँ पे सर्कल लगाया है, बी डॉट डी एल इक्वल टू
म्यू नॉट सम ऑफ आई, आई यहाँ पे I1 प्लस I2 I3 I4 I5 मतलब सम हो जाएगा सबका, ठीक है। तो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इनफ है, ठीक है। सो नाउ अब डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है। डिफरेंशियल फॉर्म कैसे निकाले, छोटा सा ट्रिक हम इसके लिए यूज में लेंगे। क्या करना है, हमें इसका एरिया एलिमेंट डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, इसका एरिया एलिमेंट डिफाइन करना है। तो एरिया एलिमेंट लाइक मैंने यहाँ पे डी ए इसका एरिया एलिमेंट डिफाइन कर दिया और आई इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आई को किस तरह से डिफाइन करोगे, जे डॉट डी ए। जे यहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी। तो समेशन ऑफ आई की मैं बात करूंगी तो समेशन ऑफ आई क्या आ जाएगा आपका पास, क्लॉज लो, ठीक है, जे डॉट डी ए। तो जहाँ पे ये वैल्यू है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो, समेशन ऑफ आई हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन टर्म आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन फॉर्म आ गई, ठीक है। दिस इज द एम्पियर्स इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल सरफेस जे डॉट डी ए, ठीक है। दिस ऑल्सो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। नाउ डिफरेंशियल फॉर्म की बात करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, कर्ल ऑफ बी का कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। डेल क्रॉस बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट जे के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास जे की वैल्यू कितनी आई, डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू नोट आया, ठीक है। बी अपॉन म्यू नोट को हम क्या लिख सकते हैं, एच भी लिखते हैं ना, पढ़ा है हमने, ठीक है। इसे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आता है उसमें हमने डिफाइन भी करा था। तो बेसिकली जे की मैं बात करूँ तो मेरे पास कितना आया, डेल क्रॉस एच वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नोट जे, जे की वैल्यू हमने निकाल ली, जे हमारे पास कितना आ रहा है, डेल क्रॉस एच आ रहा है, ठीक। डेल क्रॉस एच आ रहा है, ठीक है। तो जे की वैल्यू, जे की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। समझ आ गई, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है प्रूव दैट द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड परमेबिलिटी, मतलब म्यू नॉट जे के बराबर होता है। अरे अभी हमने ये यूज में लिया है ना, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे के बराबर होता है, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, इधर देखो। इसके लिए हमने क्या ले लिया कि कोई एक वॉल्यूम लिया है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अब इसके लिए आप वॉल्यूम के लिए करंट डेंसिटी हमने डिफाइन करनी है, वो हमने डिफाइन कर दी, क्या है, जे है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, स्टडी स्टडी करंट यदि फ्लो हो रहा है तो डाइवर्जेंस ऑफ जे कितना होगा, जीरो। डेल डॉट जे कितना होगा यहाँ पे, जीरो होगा। स्टडी करंट का मतलब है कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो यहाँ मेंशन भी करा है फॉर द स्टडी करंट। आई इक्वल टू क्या होता है, जेड डॉट डी ए, ठीक है। और बी डॉट डी एल एम्पियर्स लॉ लगा लो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, आई की जगह मैंने ये पुट कर दी जेड डॉट डी ए, पुट कर दी, ठीक है। अब इधर आओ, बी डॉट डी एल इक्वल टू डेल क्रॉस बी डॉट डी ए लिख सकती हूँ क्या, ले लो यार स्टॉक, फर्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, स्टॉक कर्ल थ्योरम। तो बी डॉट डी एल की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस बी, ठीक है, डी ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यदि हम दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो बेटा मैं बोल सकती हूँ ना कि डेल क्रॉस बी मेरे पास कितना आ रहा है, म्यू नॉट जे आ रहा है। क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज में लिया है, हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया है कि एक वॉल्यूम लिया, उस वॉल्यूम में से स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे हमने बोला कि स्टडी करंट है तो डेल डॉट जे कितना होगा, वहाँ पे जीरो होगा। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे उठाया है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक कर्ल थ्योरम हमने यूज में ली, तो डेल क्रॉस भी हमारे पास वहाँ आ गया, बी डॉट डी एल एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने ये वैल्यू पुट कर दी और इस तरह से हमने कंपेयर करा तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे हमारे पास निकल कर आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज बायर सावर्ट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वायर लेना है, यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है देखो। इसके लिए हमने एक वायर लिया, इसमें से करंट आई पास हो रहा है, ठीक है। अब इस करंट आई पास हो रहा है तो ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऊपर की तरफ लिया है तो राइट हैंड थंब रूल से आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करोगे। अब इस करंट कैरिंग वायर में छोटा सा एलिमेंट लेना, डीएल एलिमेंट। इस डीएल एलिमेंट की वजह से किसी एक पॉइंट पर जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पर हमें वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम बायर सावर्ट लॉ इसके लिए यूज में ले सकते हैं, कैसे। When the current is passed in conducting wire, then the magnetic field around the wire is produced, and intensity of magnetic field at any point can be determined by the Biot-Savart law. How we determine? देखो अगेन हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया, इस डीएल एलिमेंट की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट आर पे हमें वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है विच इज डीबी। फिर हमें ओवरऑल के लिए निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सो हमने पीक्यू एक कंडक्टिंग वायर रिप्रेजेंट करा है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, एक डीएल एलिमेंट ले लिया हमने a point r, it is small r distance from the element, then the value of magnetic field is exactly proportional to flowing current I, dB is directly proportional to I, ध्यान रखना, ये याद रखना है आपको, है ना। और directly proportional to line element which is dl,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल होता है डीएल और आर के बीच का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल पॉइंट जो हम ले रहे हैं ना फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट, ये वाला डीएल एलिमेंट से, ठीक है, ये वाला जो आर, तो 1/r²। सो हम सबको मर्ज करके लिखे तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के। इन सारों टर्म्स को हमने साथ में लिखा तो डीबी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल sin theta upon r square. If we remove proportional sign, there will be in constant, जिसे हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्रेजेंट करा है. So this is the formula of magnetic field या बाय-सावर्ट लॉ. बाय यूजिंग द बाय-सावर्ट लॉ हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया. dB इक्वल टू किसी करंट कैरिंग लाइन एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर भी राइट डाउन कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप यहाँ तक करना चाहो तब भी कोई डाउट नहीं है. 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. ओके, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बेसिकली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कि जो डेल क्रॉस ए है इक्वल टू बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए, तो ए यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल होता है. तो बेसिकली व्हाट इज वेक्टर पोटेंशियल एंड डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल बाय यूजिंग द बाय-सावर्ट लॉ. बाय-सावर्ट लॉ को यूज में लेके आपको वेक्टर पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यूज में लेके भी निकाल सकते हैं और कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यूज में लेके भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमने डाइवर्जेंस को यूज में लेते हुए निकाला कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ये हमें पता है. ठीक है, अब यदि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो. ठीक है, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी क्या है, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, और ऊपर भी क्या है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो. सो हियर डेल डॉट ए वेक्टर लिया ना बेटा, हाँ, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से कि बी इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, डेल क्रॉस, दोनों को इक्वल रख दिया मैंने, तो मैं बोल सकती हूँ ना राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड से बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए. तो ये जो ए है यहाँ पे वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहलाता है. बात समझ आई. ठीक है, नाउ आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बाय-सावर्ट लॉ को यूज में लेकर निकालना है. तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एक वायर ले रहे थे, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा था, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया, आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया जहाँ पे हमें वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है. यहाँ पे ये क्या बोलते हैं स्मॉल आर, और ये जो आई है मतलब ये डी क्या बोलते हैं लेंथ है, इन दोनों के बीच का डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म लिखी है डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. ठीक है, सो अब हम क्या करें, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को मैंने बाहर ले लिया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगी तो बी की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी. अब आर यहाँ पे क्या है, ये देखो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आप एक बार देख लेना, इजी है, मैथमेटिकल इसमें थोड़ी सी, तो आप ये देख लेना, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, कंप्लीट आंसर मैंने इसमें लिख रखा है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अपन शॉर्ट आंसर टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आप खुद से कर लो. और यस स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैग्नेटोस्टैटिक का प्लेलिस्ट अपलोडेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मैग्नेटोस्टैटिक के नाम से या चैप्टर नंबर देख लेना 4 के नाम से. ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी सारे लेक्चर अवेलेबल है. तो बिना देरी किए हुए आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा है ना, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप में है, डेराइव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज circular path that includes the current carrying conductor, derive curl and divergence of a magnetic field also. दो तीन तीन पार्ट है इसमें है ना, तीनों पार्ट का इसने क्या करा है, ऐड करके एक क्वेश्चन बना दिया लॉन्ग आंसर टाइप का. ठीक है, आगे बढ़े, देखो कर लेना बेटा, हो जाएगा ये. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड अ लॉन्ग होलो थिन करंट कैरिंग सिलेंडर, सिलेंडर की वजह से. ठीक है, और बी एंड आर के बीच में भी आपको यहाँ पे वो क्या बोलते हैं ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, इसका आंसर भी आपको अपलोडेड है इसका लेक्चर. ठीक है, लेक्चर अपलोडेड है, वहां से आप डायरेक्ट अटेंड कर लो. प्लेलिस्ट का लिंक मैं अगेन बेटा रिपीट कर रही हूँ, प्लेलिस्ट आपको डायरेक्ट इसमें लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफाइन द रिलेशन. ये डिफाइन द रिलेशन, ये रिलेशन आपको पहचान में आना चाहिए, बेसिकली पॉइजन रिलेशन है. ठीक है, पॉइजन इक्वेशन का रिलेशन है, डेल स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट जे. ए यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और जे यहाँ पे करंट डेंसिटी, आपको ये डिफाइन करना है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है. ठीक है,
डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज, अच्छा ये हमने यहाँ पे डेराइव कर रखा है, बाइजेंटर डाइवर्जेंस इजी सा है, करके देख लेना, आप आ जाएगा ये आपको। इसे को कल से भी करा है ना, दोनों से करा है, कैलो डाइवर्जेंस से। आगे बढ़ो। डिड्यूस द बाय सावर्ट लो बाय द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, देखो दोनों ही आ जाता है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मतलब ए को यूज में लेके आपको बी डिड्यूस करना होता है, बी को यूज में लेके आपको ए डिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही करके जाना है, मिल जाएगा इसमें आपको कंप्लीट आंसर, अपलोड कर रखा है मैंने। सही चल रही है तैयारी आप लोगों की। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यूजिंग बाय सावर्ट लो, लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा ये भी, ठीक है ना। इजी सा डेरिवेशन है, एक दो बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा। और तुम्हारी आदत भी तो गंदी है ना, एग्जाम के टाइम ही आकर तुम्हें स्टडी करना होता है। पहले यदि थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो एक दो बार प्रैक्टिस करने से तुम्हें थोड़ा सा ही लर्न हो जाता है, क्योंकि डेरिवेशन याद रखना, स्टेप याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। Derive the line integration of magnetic field along a closed circular path that includes current carrying conductor and derive the curl and divergence of a magnetic field also, lecture number 9 प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, मिल जाएगा वहां पे इसका आंसर। सेकेंड है ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ, अच्छा अच्छा ध्यान रखना, बायो सावर्ट का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें सोलेनोइड देख लेना, एम्पियर लो से, या तो एम्पियर से देख लेना, है ना। एम्पियर लो से या बायो सावर्ट कर लो यार, कम ऑन स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आप पूरा चैप्टर पढ़ के आते हो ये, ठीक है ना। तो सोलेनोइड के लिए और टोरॉइड के लिए, टोरॉइड के लिए, दोनों के लिए भी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, 12th वाला करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाला कर लो, या फिर अभी आपकी बुक में जो है वो करना चाहो तो वो वाला कर लो, तो ये दोनों भी देख के जाना, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने मेंशन करे हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेना। एक तो सॉलिनोइड का डाला है मैंने, तो इसका आंसर भी मैंने इसमें सिंप्लीफाई कर रखा है। तो बेसिक सेकंड मैंने टोरॉइड का डाला है, देख कर जाना न्यूमेरिकल्स ये, ठीक है। और एक ये राजस्थान एंट्रेंस का डाला है, देख लेना, इजी से न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। तो आई होप सो ये मैग्नेटोस्टैटिक के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको यूनिट 4 का कंप्लीट मैं अपलोड करती हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल जाएंगे।